देश में अब कम ही लोग होंगे जिन्हें जेनरिक ड्रग्स के बारे में जानकारी नहीं होगी। भारत ही नहीं, दुनिया के अधिकतर देशों में सरकारों के दखल से जेनरिक दवाएं बिकती हैं ताकि लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकें। तो जेनरिक ड्रग्स को हम ब्रांडेड दवाओं का किफायती संस्करण कह सकते हैं। जेनरिक ड्रग्स को तब बाजार में उतारा जाता है जब मूल ड्रग निर्माता के पेटेंट की अवधि खत्म हो जाए। जैसा हमने आपको ऊपर बताया कि कल डायबिटीज की एक प्रभावी ड्रग का पेटेंट खत्म हो रहा है, इसके बाद इसकी जेनरिक दवा बनाने का रास्ता खुल जाएगा। जेनरिक दवाओं की पोटेंसी यानी प्रभावशीलता, कारगर होना, उनका गुणवत्ता और उनके असर में कोई कमी नहीं आती, यानी ये बिल्कुल उसी तरह शरीर पर असर करती हैं जैसे ब्रांडेड दवाएं। इन जेनरिक दवाओं को या तो उनके सॉल्ट के नाम से या फिर किसी अन्य ब्रांड नेम से बेचा जाता है। भारत में दवाओं को बनाने का काम इतना आगे पहुंच चुका है कि आज भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। कोविड महामारी के दौरान कोविड की वैक्सीन दुनिया के कई देशों में पहुंचाकर भारत ने इस पर बड़ी मुहर लगा दी थी। जीवन रक्षक दवाओं को किफायती लागत में तैयार करने के लिए भारत का फार्मा उद्योग दुनिया में अपनी बड़ी पहचान रखता है। दुनिया भर में जेनरिक दवाओं का भारत सबसे बड़ा सप्लायर है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक दुनिया की 20% जेनरिक दवाएं भारत से ही सप्लाई होती हैं। भारतीय फार्मा उद्योग 60 अलग अलग बीमारियों से जुड़े 60,000 अलग अलग जेनरिक ब्रांड्स का उत्पादन करता है। भारत दुनिया के 200 देशों को दवाओं का निर्यात करता है। अफ्रीका महाद्वीप में जेनरिक दवाओं की 50% जरूरत भारत से ही पूरी होती है। अमेरिका में जेनरिक दवाओं की 40% जरूरत भारत से पूरी होती है और ब्रिटेन में सभी तरह की दवाओं का करीब 25% भारत से सप्लाई होता है। इसके अलावा अगर वैक्सीन को भी देखें तो दुनिया की 60% वैक्सीन का उत्पादन भारत में होता है। WHO द्वारा सप्लाई की जाने वाली अलग अलग बीमारियों की वैक्सीन का अधिकांश हिस्सा भारत से ही जाता है। भारत में करीब 3,000 फार्मा कंपनियां हैं जिनकी 10,500 उत्पादन इकाइयां हैं। तो ये तो पूरे फार्मा उद्योग की तस्वीर है, लेकिन हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं जेनरिक दवाओं की जिनकी जरूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब आम लोगों के लिए वो पहले से कहीं ज्यादा उपलब्ध है। भारत में जेनरिक दवाओं के यहां तक पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आजादी के समय भारत के दवा उद्योग पर मुख्य तौर पर विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व था। तब भारत में दवाओं के 90% बाजार पर अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों का नियंत्रण था। 60 के दशक में भारत सरकार ने फार्मा सेक्टर में स्वदेशी दवा कंपनियों को बढ़ावा देना शुरू किया, लेकिन 70 के दशक तक लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। 70 के दशक में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक कानून लागू किया जिसके तहत सरकार ने देश में मेडिकल प्रोडक्ट्स के पेटेंट यानी प्रोडक्ट पेटेंट पर रोक लगा दी। पेटेंट एक्ट 1970 से यह हुआ कि मेडिकल प्रोडक्ट्स के बजाय प्रोसेस यानी दवा बनाने की प्रक्रिया को ही पेटेंट की इजाजत दी गई, यानी दवा पर पेटेंट हट गया, उसके निर्माण के प्रोसेस पर पेटेंट बना रहा, प्रोडक्ट पर पेटेंट हट गया। इससे भारतीय दवा उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आ गया। इसके बाद भारतीय दवा कंपनियों को देश में ही किसी अन्य कंपनी की ब्रांडेड दवाओं जैसी दवाओं को बनाने का अधिकार मिल गया, बशर्ते उन दवाओं को बनाने की प्रक्रिया दूसरी हो, यानी प्रक्रिया पेटेंटेड रही, वो दूसरी प्रक्रिया बनानी पड़ी उसके लिए। तो पेटेंट प्रोसेस पर बना रहा, प्रोडक्ट पर हट गया। इसके बाद भारतीय कंपनियों ने दवा का अध्ययन कर उसे तैयार करने की अपनी प्रक्रिया तैयार की, उनके निर्माण में इस्तेमाल इंग्रेडिएंट्स को पहचाना और फिर मूल प्रक्रिया में बदलाव कर उसी दवा को काफ़ी कम लागत में तैयार किया, यानी बनाने की अलग प्रक्रिया इस्तेमाल की और प्रोसेस पेटेंट का भी उल्लंघन नहीं किया। इसके बाद भारतीय फार्मा सेक्टर तेजी से बढ़ा। 70 से 80 के दशक के बीच भारतीय फार्मा सेक्टर में कंपनियों की संख्या दोगुनी हो गई। इसके साथ ही भारतीय दवा कंपनियों ने अपनी रिसर्च भी तेज कर दी। नतीजा ये हुआ कि किसी दवा के दुनिया के बाजार में आने के बाद बहुत ही कम समय में भारत में भी वैसी ही दवाएं बनने लगीं, लेकिन अलग प्रक्रिया के जरिए। इससे पहले इस काम में काफी समय लगता था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2006 तक भारतीय फार्मा कंपनियां देश में ड्रग्स की जरूरत का 95% खुद ही तैयार करने लगी, लेकिन इस पूरे काम में भी कुछ कमियां रह गई। भारतीय कंपनियों को अपने उत्पादों पर मार्जिन कम मिलता था, जिसकी वजह से उनके पास अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसा नहीं बच रहा था। ये 1995 में भारत द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से बदल गया। यह था 1995 का ट्रिप्स समझौता। 1 जनवरी 1995 से भारत दुनिया में ट्रिप्स समझौते का हिस्सा बन गया। ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य देशों को
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा से जुड़े न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना था। इसके तहत भारत सरकार को अपने पेटेंट के नियमों में बदलाव करना पड़ा, लेकिन भारतीय फार्मा उद्योग इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। ट्रिप्स समझौते के तहत सरकार को 2005 तक अपने दवा उद्योग को इन बदलावों के लिए तैयार करने का समय मिला। पहले यह माना गया कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पेटेंट शुरू करने से भारत में फार्मा उद्योग पर उल्टा असर पड़ेगा, यानी फिर वापस प्रोडक्ट्स पर पेटेंट शुरू हो गया था। लेकिन हुआ उल्टा। ट्रिप्स के बाद भी भारतीय फार्मा उद्योग तेजी से बढ़ता रहा। दूसरी अच्छी बात यह हुई कि भारतीय फार्मा कंपनियों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर निवेश और अन्य मल्टीनेशनल कंपनियों से सहयोग बढ़ा दिया। सरकार ने भी इस ओर काफी सहयोग दिया। पेटेंट एक्ट में कई बदलाव किए गए और सरकारी संस्थानों में भी इस दिशा में रिसर्च को बढ़ावा मिला। जैसे बायोटेक इंडस्ट्री में छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में जरूरी नए बदलाव किए गए। इसके लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स भी बनाई गई। दवा उद्योग के सामने चुनौतियां आती रहीं, लेकिन वो कामयाबी के साथ उनका सामना करता गया। आम लोगों के लिहाज से जेनरिक दवाएं भारतीय फार्मा उद्योग की एक बड़ी कामयाबी मानी जाएंगी। कम लागत के कारण भारत के खुदरा बाजार में आज 70 से 80% दवाएं जेनरिक दवाएं हैं। भारत में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के कारण जेनरिक दवाओं का बाजार और बढ़ने की संभावना है। एक अध्ययन के मुताबिक भारतीय जेनरिक दवा बाजार 2022 में 24.53 अरब डॉलर का था और करीब 6% की सालाना वृद्धि के साथ जेनरिक दवाओं का बाजार 2030 तक 35.62 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।